मानव समाचार, मानवता के हक में। सरकार का अभी ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है कि वो हर चीज़ों का नाम बदल रहे हैं, कायदे भी बदल रहे हैं, कुछ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी बदलाव लाया उन्होंने, आईपीसी को भी चेंज कर दिए, सीआरपीसी को बदल दिए उन्होंने, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल दिया। तो ये जो नाम एक्ट को बदलने का सिलसिला है वो कंटिन्यूसली चालू है और ये अपनी खुद से पीठ थपथपाने वाला काम गवर्नमेंट अपनी जानिब से कर रही है। इसी तरीके से उन्होंने वक्फ एक्ट के अंदर संशोधन लाने के लिए बिल रखा हुआ है और उस बिल के अंदर वक्फ एक्ट को खत्म नहीं किया जा रहा है, ना ही वो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ नए संशोधन लाए जा रहे हैं जो कि इंडियन फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट है या उसके खिलाफ है, जो वफाकी तरह हुकूमत है। गवर्नमेंट खुद का कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये तमाम एक्ट को एक के बाद एक संसद में पेश कर रही है। इसी तरीके से वक्फ एक्ट को उन्होंने 1995 के अंदर जो इंडियन वक्फ एक्ट बना हुआ है उसके अंदर संशोधन लाए जा रहे हैं। वक्फ एक्ट जो है अंग्रेजों के दौर से पहले से इंडिया के अंदर चल रहा है। इससे पहले इंडियन मुसलमान एक्ट जो था 1913 उसके ऊपर अमल दरामद होता था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बदली जा रही है। इसी तरीके से आज़ादी के बाद भी एक वक्फ एक्ट को लाया गया था, वो मुसलमान वक्फ एक्ट को रिपील करके उसको लाया गया था। अभी जो वक्फ एक्ट 1995 का चल रहा है, ये वक्फ एक्ट को अगर अपन देखेंगे, इसका अगर मुशाहिदा करेंगे तो ये मार्वेलस टाइप का एक्ट है, जबरदस्त एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसको गवर्नमेंट की नालायकी कहिए या और कुछ कहिए, उसे कभी भी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। वक्फ एक्ट जो है उसे वक्फ एक्ट कुछ इस तरह से है कि वो तो शेर तो है लेकिन वो शेर का ना नाखून है ना दांत है, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया अभी तक अच्छे ढंग से। और वक्फ एक्ट जो है वो 95 से चल रहा, 95 के अंदर लागू किया गया, लेकिन महाराष्ट्र में वो 2005 में लागू किया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसके बाद से बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज थी उसको वक्फ एक्ट के अंदर लाया गया। तो वक्फ एक्ट जो है बहुत कंसोलिडेटेड है, जबरदस्त एक्ट है पहले से जो था। तो उसके अंदर कोई संशोधन ना करते हुए अगर गवर्नमेंट ये करती कि यार उसे कोई अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो जबरदस्त काम था, लेकिन उस तरीके से ना करते हुए गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो उसका कंट्रोल है वक्फ एक्ट के ऊपर या वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर वो बढ़ाने के लिए संशोधन लाई है। पूरे इंडिया के अंदर अगर वक्फ एक्ट का अगर सर्वे देखा जाए तो 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो तकरीबन वक्फ की है और रेलवेज और फौज के बाद जो है और उसके बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसके बाद वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो सबसे ज़्यादा है। तो ये वक्फ की ज़मीनें जो है और वो इतनी महंगी ज़मीनें हैं और इतने ज़बरदस्त उसका लोकेशन के ऊपर है, तो उसको हड़प करने के लिए ज़्यादातर इसके अंदर कंट्रोल गवर्नमेंट चाह रही है कि उसका कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इसी तरीके से 95 की जो एक्ट था उसके अंदर सर्वे कमिश्नर हुआ करता था और जो सर्वे कमिश्नर था उसकी जो पावर थी वो सिविल जज के बराबर थी। तो वो सिविल जज की जो पावर थी उसके अंदर सर्वे होता था, सर्वे कमिश्नर किसी की प्रॉपर्टी को सर्वे करता था, उसके बारे में उसके डॉक्यूमेंट चेक करता था, पूरा एक इंक्वायरी होने के बाद उसको गवर्नमेंट के गजट के अंदर उसको पब्लिश किया जाता था और पब्लिश करने के 1 साल के अंदर उसको चैलेंज करना जरूरी था। अगर सपोज किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या किसी को कोई एतराज हो उस चीज़ के ऊपर, तो वो एतराज जो है उसको कंसिडर किया जा सकता था और उसकी जो पावर थी जो सिविल जज है उसकी पावर के बराबर थी। तो ये नए एक्ट में उन्होंने क्या किए कि सर्वे कमिश्नर को हटा दिया उन्होंने और सर्वे कमिश्नर की जो पूरी पावर थी वो पावर जो है वो कलेक्टर को दे दी, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी। तो अब से जो वक्फ का जो वाद और विवाद जो होने वाले हैं उसकी जो हियरिंग है एज पर दिस अमेंडमेंट बिल एक्ट ये कलेक्टर हैंडल करने वाले हैं। अगर ये एक्ट लागू होता है या इसके पास कुछ होता है तो उसको ये पावर दी जा रही है।
अब इसके अंदर होगा ये कि पहले जो सर्वे कमिश्नर हुआ करता था वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहता, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कुछ इंटरफेरेंस हुआ नहीं करता था। लेकिन आपको पता ही है कि जो कलेक्टर हैं वो गवर्नमेंट का एक नौकर हुआ करते हैं और गवर्नमेंट जो चाहेंगी उससे वो चीज़ करवा सकती है। तो इसके अंदर जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेने के लिए सर्वे कमिश्नर को हटाकर डीएम के पास वो पावर दे रही है। इसी तरीके से जो वक्फ बाय यूजर जिस पे कंसेप्ट है कि एक प्रॉपर्टी है 500 साल से मुसलमान उसके ऊपर कब्रिस्तान के लिए उसके अंदर मुर्दे दफना रहे हैं, या 500 साल से कोई मस्जिद के अंदर कोई इमारत के अंदर नमाज हो रही है, तो वो मस्जिद डीम्ड की जाएंगी, यानी मस्जिद समझी जाएंगी, चाहे उसका डॉक्यूमेंट हो या ना हो। लेकिन ये एक्ट के मुताबिक अगर गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को बोलती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले सकती है, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। वो जो प्रॉपर्टी है वो यूजर के मार्फत यानी यूज होते यानी बहुत 200 साल से 300 साल से 500 साल से वहाँ पे नमाज हो रही है या 500 साल से वहाँ मुर्दे दफनाए जा रहे हैं, तो वो वक्फ डीम्ड की जाती है, यानी वो वक्फ समझी जाती है, चाहे उसके डॉक्यूमेंट अपने पास हो या ना हो। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो दिल्ली की सुनहरी मस्जिद है, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी के पास, क्योंकि वो मस्जिद जो है वो 300 साल 500 साल से वहाँ पे नमाज का एक अनइंटरप्टेड उसका तसलसल जारी है। तो अगर इस तरीके से कि कोई प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट चाहेंगी कि अपने को लेना है, क्योंकि वो तमाम दिल्ली के अंदर तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर है, तो उसको हड़पने के लिए गवर्नमेंट जो है उसके जो भी उनके मुतवल्लिस हैं, मुतवल्लिस से डॉक्यूमेंट मांगेंगी। मुतवल्लिस के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत जूनी है, बहुत सदियों से इसका इस्तेमाल वक्फ के तौर पे होता आ रहा है। तो अब उसके डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो वो जो जिला कलेक्टर है वो गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर कुछ भी कर सकता है उसको, और इसी तरीके से वो प्रॉपर्टी को उसकी हेयरिंग लेने के बाद डिक्लेयर कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसका इंटरफेरेंस उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से वक्फ अलल औलाद एक जो कंसेप्ट है कि मैं किसी प्रॉपर्टी को मेरे बच्चों को दूंगा, फिर उनके बच्चों को देंगे, फिर उनके बच्चों को देंगे। तो ये जो वक्फ अलल औलाद के जो कंसेप्ट है मुसलमानों के अंदर या वक्फ एक्ट के अनुसार, उसको भी वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर वो ये चाह रहे हैं कि वक्फ अलल औलाद का जो सिस्टम है उसमें लेडीज को भी इंक्लूड किया जाए। अब उससे होगा क्या कि यानी एक तरीके का इंटरफेरेंस ही है। वजह इसकी ये है कि अगर कोई हिंदू ये चाहता है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज को तमाम प्रॉपर्टीज को जो है वो उसके बच्चों को दे दे, तो विल बनाने का उसको अधिकार है। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर भी एक अच्छा एक कंसेप्ट था वक्फ अलल औलाद का जो, तो उसको खत्म करने के लिए वो ये कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टीज को वो उसके अंदर जो है लड़कियों को भी रखा जाए। इसके लिए वो वक्फ अलल औलाद का जो सिस्टम है उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए। इसी तरीके से अगर अपन वक्फ ये जो अमेंडमेंट बिल को देखते हैं, तो इससे पहले जो वक्फ एक्ट था तो ट्राइब्यूनल के पास अनफिटर्ड पावर थी, यानी उसके पास बहुत जबरदस्त पावर थी और उसकी अपील टेनेबल नहीं थी कहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी को वक्फ ट्राइब्यूनल जो है वो डिक्लेयर करती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, उसके ऊपर कोई अपील का कोई प्रावधान नहीं था। उसके लिए अपने को रिव्यू पिटिशन हाईकोर्ट में दाखिल करना पड़ता था। लेकिन ये एक्ट के मुताबिक अगर सपोज कोई प्रॉपर्टी को वक्फ ट्राइब्यूनल ये डिक्लेयर कर दिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की, अगर किसी को एतराज है तो अब से ये नए एक्ट के मुताबिक उसको रिव्यू पिटिशन का अधिकार तो होते हुए उसको अपील का भी एक अधिकार दे दिया गया। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टी वक्फ की है जिसके अंदर डिस्प्यूट है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अपील दाखिल होने चालू हो जाएंगे। इसी तरीके से वक्फ एक्ट के अंदर अभी 2 नए संशोधन और किए गए हैं। उसके अंदर पहला संशोधन तो ये है कि वो आगा खानी और बोरास को भी इसके अंदर इंक्लूड किए। ये तो ठीक है, ये बात समझ में आती है कि चलो उनको इंक्लूड कर लीजिए, उससे कोई झगड़े की भी बात नहीं है। दूसरा बात ये है कि उन्होंने अभी पोर्टल एंड डेटाबेस सेंट्रल
पोर्टल एंड डेटाबेस का एक सिस्टम बनाया है कि ये बिल नाफिज होने के बाद से 6 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये एक्ट के पारित होने से पहले की, वो 6 महीने के अंदर ये प्रॉपर्टीज को सेंट्रल डेटाबेस के ऊपर तमाम जितने भी वक्फ के जो मुतवल्लिज हैं उनको उसके अंदर इनरोल करना कंपलसरी है। अब ये 6 महीने का टाइम देखा जाए तो हिंदुस्तान में 5 से 6 लाख वक्फ ट्रस्ट है, तो 6 महीने में जो समय दिए गए ये बहुत कम समय है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर गड़बड़ी होने का चांस है। तो ये जो 6 मंथ में जो पीरियड है ये भी बहुत डेंजरस चीज़ है। इसी तरीके से अभी वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर पहले तमाम जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे वो मुस्लिम हुआ करते थे। सीईओज भी जो है, जो वक्फ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भी मुस्लिम हुआ करता था। ये नए एक्ट के मुताबिक जो है उसके अंदर 2 जो हैं गैर मुस्लिम को इंक्लूड करना ऐसा प्रावधान लाया गया। ये जो प्रावधान है इसमें हिंदूज को या गैर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको अगर इंक्लूड किया जाएगा तो ये अपना फंड जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 26 और 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 25 और 26 अपने को बोलता है कि मुस्लिम या कोई भी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटीज हो या कोई भी धर्म के मानने वाले लोग हो वो अपने धर्मों को अपने मुताबिक उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। लेकिन ये वक्फ जो है ये प्योरली जो है ये एक मुस्लिम लोगों के लिए एकदम प्योरली मुस्लिम धार्मिक कंसेप्ट है। इसके अंदर किसी हिंदू को लाना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। इसी तरीके से ये जो एक्ट ये जो गैर कौम के लोगों को लाया जा रहा है ये अगर अपन देखेंगे तो साउथ के अंदर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, उनका एक हिंदू इंडोमेंट टेम्पल का एक बोर्ड है। वो बोर्ड के अंदर भी ये है कि जितने भी बोर्ड के जो मेंबर रहने वाले हैं वो तमाम हिंदू रहने वाले हैं। तो अगर अपन बहुत ये जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हम बहुत अच्छा करने वाले हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी का अच्छा करने से पहले वो जो सब इंडोमेंट जो हिंदू टेम्पल्स वगैरह जो चल रहे हैं या गुरुद्वारे की ये जो उनका काम चल रहा है उसके अंदर भी उनको ये सब करना चाहिए जब इतने ही प्रोग्रेसिव है। तो ये प्रोग्रेसिवनेस नहीं है बल्कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने के लिए बाईपास किया जा रहा है। जो हम पर ये नाफिज होने वाला एक अजाब वक्फ एक्ट पर जो डाका डालने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, यकीनन ये हमारे लिए आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो आज हमें इंतहाई मजबूत आवाज़ और मजबूत नुमाइंदगी की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जब भी शहर में ख़ास तौर पर शरीयत में कोई ऐसे मामलात आते हैं तो पिछले दिनों हम देखा करते थे कि सूफी गुलाम रसूल मरहूम सूफी गुलाम रसूल साहब एक मजबूत आवाज़ और मजबूत नुमाइंदगी के तौर पर शहर को इकट्ठा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की रास्ते पर अमल करते हुए हमारे सूफी नूरुल हक साहबी साहब ने एक बहुत ही अच्छा और नेक मशवरा किया और शहर के उलमाए कराम, सूफिया कराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर को इकट्ठा करके एक मजबूत, मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग जो यहाँ बैठे ये अपने आप में हर फर्द जो एक अंजुमन है, तो अगर हम एक मजबूत आवाज़ और मजबूत नुमाइंदगी करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि हम अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम हमारे इस मामले को लेकर कामयाब होंगे। अभी यहाँ पर बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन शहर है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस एक बात कहूँगा कि जो भी यहाँ फैसला होगा तो इंशाअल्लाह हिफाजत ग्रुप की तरफ से, हिफाजत मीडिया की तरफ से और मेरे तमाम अहबाब की तरफ में इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक इनके साथ में रहेंगे। जज़ाकल्लाह। इस सिलसिले में जो मशवरा है वो मशवरा ये है कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि सब जो बोल चुके, लेकिन अब उसका इलाज क्या होना चाहिए। उसका इलाज ये हो कि ख़ास तौर पर जो वक्फ की अमलाक हैं बड़ी बड़ी दरगाहों की है, ख़ास तौर पर मसाजिद की भी है, तो दरगाहों, खानकाहों, मसाजिद और मदारिस की जो अमलाक हैं उनको बचाने के लिए हमें तदबीर करना है।
اور اس کی تدبیر کیا ہوگی، اس کے لیے خاص طور پر ہم مقامی سطح پر ہم پورے ہندوستان میں تو نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ مالیگاؤں سے جو بھی تحریک اٹھی اور پورے ہندوستان میں گئی ہے، تو ہم مقامی سطح پر یہ کریں کہ جو مدارس کے ذمہ دار ہیں، خانقاہوں کے ذمہ داران ہیں اور مساجد کے ذمہ داران ہیں، ایک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ یہ مشورہ ہے، چونکہ مشورتی میٹنگ ہے اس لیے مشورہ دے رہا ہوں۔ کمیٹی تشکیل دی جائے، کمیٹی تشکیل دینے کے بعد یہ کمیٹی کے لوگ یا تو ان تک جائیں، بالمشافہ ملاقات کریں، یا پھر آج بہت تیز رفتار زمانہ ہے، فون کے ذریعے سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں، تو بہرحال جس ذریعے سے بھی ہو سکے کمیٹی کے لوگ ان لوگوں تک جائیں، جانے کے بعد ان سے معلومات لیں کہ آپ کے جو زمین ہے، آپ کی املاک ہیں، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اس کے کاغذات کہاں تک ہیں، وہ مکمل بھی ہیں یا نہیں۔ تو اگر وہ مکمل نہیں ہیں تو جو ہمارے وکیل حضرات ہیں اور اس راہ کے جو جانکار لوگ ہیں، ان لوگوں کے ذریعے سے ان املاک کے کاغذات کو مکمل کیا جائے۔ ورنہ آج آپ پورے ہندوستان کو چھوڑ دیجئے، آپ کے اپنے شہر میں کچھ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ابھی فی الحال آپ اگر دیکھنا چاہیں تو موہن ٹاکیز کے پیچھے 5 پیر درگاہ ہے، ابھی وہاں کا معاملہ چل رہا ہے۔ وہاں پر غیر مسلموں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، حالانکہ پورا باڈی ہے، اس کا ٹرسٹ ہے، مسلم ٹرسٹ، لیکن اس کے باوجود دعویٰ کر دیا گیا۔ اب اگر یہ قانون آ گیا، وہ تو ابھی بہت لمبا پروسیجر ہے اس کا، لیکن اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور لاگو کر دیا گیا، نافذ العمل اگر ہو گیا اور کلیکٹر کے ذمہ اگر ساری چیزیں چلی گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ مشتبہ زمین ہے، تو اب وہ فیصلہ تو کچھ نہیں کرنا ہے، تو وہ جس کے زیر اثر ہوگا فیصلہ نہیں جائے گا۔ تو یہ آپ کی اس کے بعد جو ہے آپ پٹنہ جاتے ہیں، پٹنہ جاتے ہوئے آپ کو راستے میں خونی پیر درگاہ ملتی ہے، وہاں کے معاملات بھی ہیں، پھر اس کے بعد پٹنہ شریف کی درگاہ کے بھی کچھ زمین ہے۔ تو یہ آپ کی اپنے شہر کے یہ معاملات ہیں، پورے ہندوستان میں تو چھوڑ دیجئے۔ تو ہم اس میں جو کر سکتے ہیں وہ یہی کریں کہ مساجد، مدارس، خانقاہوں کے ذمہ داران تک پہنچ کر ان کے کاغذات کو ہم لوگ درست کروانے کے لیے کمیٹی تشکیل دیں، یا تو یہ کمیٹی اس سے جا کر ملے یا تو وہاں کے ذمہ داران ان کمیٹی سے ملے، چند لوگوں کو چنا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ مخیر حضرات کو اس سے جوڑا جائے، تاکہ چونکہ اس میں پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی، فنڈنگ کی ضرورت ہوگی، تو جہاں تک فنڈنگ کا معاملہ ہو مخیر حضرات اس کو جو ہے دیکھ ریکھ کرنے کی کوشش کریں۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو اسی مشورے پر ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ اس سلسلے میں اور بھی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اور بہت اہم ملی معاملہ ہے۔ تو اس ملی معاملے میں ہر کسی کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ دھیرے دھیرے ایک مثال جو ہے افروز عالم ساحل صاحب جو ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی کہ دہلی میں جو ہے ایک سروے کے مطابق 500 قبرستان، کتنے 500 آر ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے رپورٹ مانگی تھی، تو اس پر ان کو تعداد ملی کہ 500 قبرستان کی زمینیں وہ دلی میں ہیں، لیکن اس کے بعد جب دوسری رپورٹ انہوں نے مانگی تو اس پر جو ہے 100 کم آئی، وہ 100 گئی کہاں؟ 100 قبرستان کی زمینیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ وہ 100 تو 400 کم ہو گئی، 400 کا جب ہم نے وقف بورڈ سے اس کا ریکارڈ مانگا کہ 400 کا ریکارڈ آپ کے پاس ہے، تو کہا ہم لوگوں کے ملکیت میں ہمارے قبضے میں صرف 75 زمینیں بس۔ اب آپ اندازہ لگائیں حالات کیا ہے۔ تو یہ جو معاملات جو پچھلے ہو گئے، ابھی تک تو ان کو اختیارات ہی نہیں تھے، لیکن اب جب اختیار آ جائے گا تو مکمل طور پر سیل لگایا جائے گا، اور یہ جو ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم یہ کسی کا پروٹیکشن کے لیے بھی ہے، ہاں کسی کا محل بچایا جائے اس لیے بھی اس کو لایا جائے، ورنہ وہ یتیم خانے کی جگہ ہے نا، وہ یتیم خانہ وہ مسلمانوں کی زمین تھی، وہ محل کو بچانے کے لیے بھی تو کم از کم کسی کو پروٹیکشن دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ اس معاملے میں جو یہاں پر لوگ ہیں
سنجیدگی سے اس پر غور کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب صاحب دولات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.